हमने बोनस शेयर्स फॉर द कंपनी देखा कि वो आसान है, वो इंडेक्सेशन अलाउंस को हिट नहीं करता क्योंकि बोनस जो है वो इवेंट नहीं होता। अब आ रही आएगी राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में फर्क क्या है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। राइट शेयर्स पैसों पे मिलते हैं, लेकिन उनके पैसे जो है वो मार्केट वैल्यू से कम होते हैं, मार्केट वैल्यू से लोअर पे जो होते हैं वो होते हैं हमारे राइट शेयर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम राइट शेयर्स का टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, शाबाश। ओके सर। क्वेश्चन कहता है अंबर ने 2600 शेयर्स बेचे हैं पर लिमिटेड, ये दिसंबर 2020 में, और खरीदे थे एक ही बार जून 2002 में। मुझे बताओ सेम डे में कोई मैच हो रहा है? नहीं सर। प्रीवियस 9 डे में कुछ मैच हो रहा है? बेचना यानी दिसंबर 2020 के प्रीवियस 9 डेज में कुछ खरीदा है? नहीं, सबका सब पुराना खरीदा हुआ है, यानी सबका सब कहाँ से मैच होना है? पूल से मैच होना है। अब पूल का हमें पता है फॉर्मेट, नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन हम क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आगे कहता है कि इसने जून 2002 में 3000 शेयर्स उठाए थे, कितने के? 11,500 के। 500। जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम होती है। फिर उसको राइट मिला, राइट इशू हुआ, कंपनी ने राइट दिया। अब एक मसला है, सवाल ये करना है कि राइट शेयर इज एन इवेंट और नो? सर होगा क्योंकि इसकी कॉस्ट होती है। राइट शेयर्स एक इवेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये पैसों में होता है, इसके साथ एक प्राइस एसोसिएटेड होती है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये आपको समझ आ गई तो ये बड़ा आसान हो गया। डेट ऑफ परचेज से कहां तक जाएंगे? डेट ऑफ इवेंट तक क्या? दिसंबर 17 तक। राइट कब इशू हुआ था? सर राइट इशू हुआ था दिसंबर 9 में। दिसंबर 9 पे राइट है, और मैक्सिमम हम दिसंबर 17 तक जा सकते हैं, अर्लियर ऑफ ना। तो अब इस केस में हम डेट ऑफ राइट तक जाएं कि दिसंबर 17 तक जाएं? तो ऑब्वियसली जो अर्लियर आएगी वो जाएंगे। तो इस केस में डेट ऑफ राइट जो है वो पहले है, तो हम डेट ऑफ राइट तक लेंगे, दिसंबर 17 तक नहीं लेंगे। हाँ, अगर राइट शेयर दिसंबर 17 के बाद इशू होते तो फिर हम दिसंबर 17 पे रिस्ट्रिक्ट कर वो फिर हम देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि दिसंबर 17 के बाद इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं होता। यानी अगर मैं बात करूं राइट की, तो दिसंबर 2009 में राइट शेयर्स इशू हुए 144, यानी जिसके पास 4 शेयर थे उसको 1 शेयर मिला, जिसके पास 4 शेयर थे उसको 1 शेयर मिला। लेकिन राइट शेयर एक इवेंट है, तो इस इवेंट से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस लगेगा। वो कैसे लगेगा? वही है कि कॉस्ट जो है, कितनी कॉस्ट है? 11,500। 11,500 इंटू फैक्टर। फैक्टर कहाँ से कहाँ तक का? लास्ट डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ राइट तक का। लास्ट डेट ऑफ परचेज है जून 2002, राइट की डेट है दिसंबर 9, विच इज अर्लियर देन दिसंबर 17। तो जो दिसंबर 9 ही वैलिड रहेगी। कौन सा फैक्टर लूंगा? 0.237। आंसर क्या आएगा? 2725। सही है। अब राइट इशू हुए, जिसके पास 4 थे उसको 1 शेयर मिला, यानी 3000 डिवाइडेड 4,
मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 750 शेयर्स। कितने में राइट इशू हुआ है? 3 पाउंड। 3 पाउंड। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 2250। 750 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर। फिर इसके बाद कोई और परचेज नहीं है तो हम कहेंगे सेल का इवेंट आ गया, तो हम इसको टोटल करेंगे। कितना आ रहा है इसका टोटल? इसका टोटल है 13750। 13750 इसका टोटल है। यस सर, 16476। अब इसके बाद सेल हुई है। सेल एक इवेंट है कि नहीं है? सर इवेंट है। सेल से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस चाहिए, और सेल से पहले वाला इंडेक्सेशन अलाउंस हमेशा इंडेक्स कॉस्ट पे निकलता है। और फैक्टर कौन सा लेते हैं? परचेज से वो दिसंबर 17 का। दिसंबर 17 पे रुक जाते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करते हैं? लास्ट परचेज से। तो अब मेरा सवाल समझो, लास्ट परचेज इज जून 2002 के दिसंबर 2009। दिसंबर 2009। दिसंबर 2009 इज द लास्ट परचेज। क्यों? क्योंकि राइट शेयर एक इवेंट है और वो एक परचेज है, सस्ती परचेज है लेकिन परचेज तो है। हाँ, बोनस होता था तो फिर हम बोनस की डेट नहीं लेते थे, हम लास्ट परचेज की डेट लेते थे। क्यों? क्योंकि बोनस एक इवेंट है ही नहीं, वो इंडेक्सेशन में कभी भी रेंज में आएगा ही नहीं, क्योंकि उस पर इंडेक्सेशन अलाउंस लगता ही नहीं है। राइट इज एन इवेंट। तो फिर दिसंबर 9 से दिसंबर 17 तक का, दिसंबर 9 से दिसंबर 17 तक का हम फैक्टर लेंगे, जो कि क्या है? 273। आंसर क्या आएगा? 4498। किस पे लगा दिया आपने? 73 है, 76 है? 76 है 0.27। सर। 6 है सॉरी सर। क्या आंसर आएगा? 4547। टोटल कर लेंगे। 3750 शेयर्स, 13750 कॉस्ट और 21023 is the index cost. Sales proceeds सबके सब शेयर जो बेचे हैं वो पूल में मैच हो रहे हैं 2600, तो यहाँ पे आ गया। इंडेक्स कॉस्ट लेंगे। इंडेक्स कॉस्ट अब देखें, ये जो इंडेक्स कॉस्ट है 21023, ये कॉस्ट है 3750 शेयर्स की। हम पूल में कितने मैच कर रहे हैं? 2600। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? हाँ, 14576। और चार्जेबल गेन चेक कर लो, 15424 या 425 आ रहा है? यस सर 424। ये है हमारे पास राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर है। बस एक चीज है कि हर नई परचेज और सेल से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस लगाना है। बोनस इज नॉट अ परचेज, जबकि राइट शेयर्स जो है एक परचेज होते हैं। बस इतना याद रख लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको एक टॉपिक याद होगा छोटा सा, बचपन में पढ़ा था इंडिविजुअल के शेयर्स के अंदर, वो उसका लास्ट टॉपिक था, तो ये कंपनी का भी लास्ट टॉपिक है। मर्जर एंड टेक ओवर्स, याद है? यस सर, टेक ओवर मर्जर एंड टेक ओवर रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता था। है? आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो किसी और कंपनी के बेचते हैं, या ड्यूरिंग द ईयर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ कंपनी रीऑर्गेनाइज हो रही होती है। तो यहाँ पे भी ये उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह इंडिविजुअल में सॉल्व होता था।
लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज बीच में आएगी, नई चीज क्या होगी, अलाउंस। अलाउंस। अब देखिएगा क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। अब देखिएगा क्वेश्चन है, मेजर लिमिटेड ने 2000 शेयर्स खरीदे थे बिलू पीएलसी में। ओके फाइन, फिर क्या हुआ, रेड ने आके टेक ओवर कर लिया। रेड ने आके क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब जरा कहानी चेंज हो गई है, अब ये कंपनी का केस है, तो इंडेक्सेशन अलाउंस नाम की तो कोई चीज क्वेश्चन में लाजमी गिवन होगी, तो हम यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन अलाउंस दे देते हैं। एक वक्त था जब स्टूडेंट्स को इंडेक्सेशन फैक्टर जो है ना ये खुद निकालना पड़ता था, इसका फार्मूला होता था, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये सहूलत है कि इंडेक्स फैक्टर जो है वो गिवन होता है, हमें निकालना नहीं होता। सेट नहीं हो रहा एक्चुअली। चलें, अब देखिएगा बिलो लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया किसने, रेड पीएलसी ने। हमने खरीदे बिलू में थे, बिलू को रेड ने खरीद लिया। मेजर को 2 ऑर्डिनरी शेयर मिले और एक प्रेफरेंस मिला रेड का, जो कि बिलू में होल्डिंग थी उसके बदले। इसके बाद उसकी वैल्यूज ये हो गई है। मेजर ने बेचे रेड के शेयर्स, मेजर ने क्या बेचा, रेड के शेयर्स, रेड के शेयर्स बेचे। तो सबसे पहले तो हम आपको वही चीज सिखाएंगे जो हमने आपको इंडिविजुअल में सिखाई थी, क्या कि भाई जब कंसिडरेशन शेयर्स बदले शेयर्स हो तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यही मैंने सिखाया था, सेम चीज करूंगा, कोई नया काम नहीं करूंगा। मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में मुझे क्या मिला, मुझे सर मिला ऑर्डिनरी शेयर्स। कितने ऑर्डिनरी शेयर्स मिले, 2, और मेरे पास थे 2000, तो मेरे पास 2000 ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए, जिसकी वर्थ मार्केट वैल्यू है 4000 नहीं, हाँ सॉरी 4000 हो गए, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है आफ्टर एक्विजिशन या मर्जर या टेक ओवर, 2 रुपए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8000 पाउंड, और एक प्रीफरेंस शेयर मिला। 2000 शेयर्स थे मेरे पास, तो मेरे पास 2000 प्रीफरेंस शेयर्स हो गए। प्रीफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 1 रुपया है, इसकी वर्थ आ गई कितनी, 2000, सॉरी 2000। टोटल करते हैं हम, टोटल कर लिया 10,000, टोटल क्या आ गई मार्केट वैल्यू। यहाँ तक कोई इशू है, नो सर। अब यहाँ तक हमने कर लिया, आसान लगा हमें क्योंकि सेम लाइक इंडिविजुअल हमने किया है। पहले मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने निकाली है, ठीक है। अब जो चीज है आपको मैंने तरीका सिखाया था,
आपने जो बेचा है वो क्या चीज बेची है? ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स। अब ऑर्डिनरी शेयर बिकने से पहले टेक ओवर का या मर्जर का शिकार हो गए, ऐसा ही है। यस सर। अब क्या करें? मर्जर या पॉसिबिलिटी। टेक ओवर जो है ये भी एक इवेंट है। हम्म। देखें, परचेज करना, सेल करना, राइट इशू, टेक ओवर एंड मर्जर्स, ये सब के सब इवेंट हैं। बोनस एक इकलौती चीज है जो इवेंट नहीं है। तो मर्जर से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सेशन अलाउंस निकालना पड़ेगा। अब इंडेक्सेशन अलाउंस कैसे निकले? वही पूल की कहानी, क्योंकि जो खरीदे हैं वो सेम डे में मैच नहीं हो रहे, प्रीवियस 9 डेज में भी मैच नहीं हो रहे, सबके सब कहाँ पे मैच हो रहे हैं? पूल में। सबके सब कहाँ मैच हो रहे हैं? पूल। पूल में। अब देखिएगा पूल बनेगा। पूल, पूल का फॉर्मेट याद हो गया? नंबर ऑफ सर। शेयर्स, कॉस्ट। और इंडेक्स कॉस्ट। टैक्स कॉस्ट। एक ही खरीदे थे, कितने खरीदे थे भाई? 2000 खरीदा। जून में, जून 2002 में 2000 शेयर्स खरीदे थे। जितने के खरीदे थे? 5000 के। अब टेक ओवर से पहले हम क्या करेंगे? टेक ओवर या रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इससे पहले निकालेंगे इंडेक्सेशन अलाउंस। कॉस्ट पे लगेगा, क्योंकि कॉस्ट ही है 5000। कितना लगेगा? कौन सा फैक्टर आएगा? कहाँ से कहाँ तक की रेंज वाला लोगे? और जुलाई 17 तक, इवेंट तक। 0 पॉइंट कितना? 549। क्यों? डेट ऑफ परचेज विच इज जून 2002 से डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? सर जुलाई 17। जुलाई 17, इसलिए हमने डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन या टेक ओवर वाली ली। तो जुलाई 2002 से जुलाई 2017, 0.579। क्या आंसर आएगा? 549 सर। हाँ, 549 है, 0.549। ओके, 0.549। ओके, क्या है? 2747। फाइनल आंसर 2000 शेयर्स हैं, 5000 कॉस्ट है, और 7745 है इसका। सर। हाँ, ये किस तरह किया सर? वो ऊपर वो नहीं लेंगे मार्केट वैल्यू? कहाँ पे? नो सर। कहाँ बोले, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो हमने ऊपर वो कंसिडरेशन फाइंड किया मार्केट वैल्यू, वो नहीं लेंगे इनकी? वो तो, ये तो पूल बन रहा है ना, वो कहाँ आती है कंसिडरेशन? तो जब हम डिस्पोजल प्रोसीड वो काम करेंगे ना, जब आएगा वो तो अभी देर है उसको। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। ये तो पूल है, पूल में तो मार्केट वैल्यू कभी भी नहीं आती ना। ठीक है सर, सही है। ठीक है, ये हो गई कब थी? जुलाई 17 में ना। अब मार्केट वैल्यू की बेस पे किसको बांटना होता है हमें? अब देखिए, आप फॉर्मेट देखिएगा। ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्मेट है ना, ये क्यों बनाते थे? डिस्पोजल प्रोसीड है कितने की, सेलिंग प्राइस क्या है? 5000 के बीच में। 5000। इसमें से क्या माइनस करना होता है? एक्स कॉस्ट, और आ जाता है चार्जेबल गेन, ऐसा ही है। ये जो इंडेक्स कॉस्ट की वर्किंग होगी ना, यानी जो रियल कॉस्ट की वर्किंग होती थी इंडिविजुअल में, उसमें ये मार्केट वैल्यू यूज होती थी। तो यहाँ पे जो इंडेक्स कॉस्ट की वर्किंग हम करेंगे ना, उसमें ये मार्केट वैल्यू यूज होगी। ये मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन का पूल में कोई काम नहीं है। पूल तो सिर्फ इंडेक्सेशन अलाउंस निकालने के लिए होता है। बात समझ आ रही है? ये सर, सर वो सेल प्रोसीड्स 8000 है, मैंने गलती से 5 बोल दिया। 8000 है सेल प्रोसीड। सॉरी, 8000। ठीक, अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, कोई मसला है? नहीं सर, क्लियर है। अब एक मेरी बात समझिएगा, ये जो मैंने टोटल लिखा है 2000 5000, ये शेयर्स इन कौन सी कंपनी है?
मेजर लिमिटेड, हाँ ब्लू पीएलसी सॉरी। ब्लू, क्योंकि मर्जर और टेक ओवर तो जुलाई 17 में आया ना। ये तो आई ये लग के और कॉस्ट जो आई ये सब 7745 इंडेक्स कॉस्ट 5000 कॉस्ट 2000 शेयर्स, ये तो ब्लू लिमिटेड की है। बात समझ आ रही है? यस सर। लेकिन हम बेच कौन से रहे हैं? हम बेच रहे हैं पीएलसी। पीएलसी के। अब ये क्या चक्कर हो गया सर? 7745 जो है वो तो है ब्लू की। अब इसमें रेड की सेलिंग प्राइस से तो ब्लू की कॉस्ट माइनस हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं सर, नहीं हो सकती। तो क्या करूं? करना वही इंडिविजुअल वाला काम है, लेकिन थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। इंडिविजुअल में हम जो कॉस्ट होती थी या इंडेक्स कॉस्ट होती थी उसको किस तरह से बांटते थे, किस हिसाब से बांटते थे? शेयर्स के हिसाब से। मार्केट वैल्यू के हिसाब से बांटते थे। मैंने वहां पे कहा था कि जॉइंट प्रोडक्ट में जिस तरह एनआरवी मेथड होता है उसी तरह से आप इसको बांटेंगे। बात समझ आई? यस सर याद आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप ध्यान से मुझे बताइएगा, सोचिएगा खाली। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज आपको याद करवा देनी है। ये मार्केट वैल्यू है और नीचे मेरे पास कॉस्ट है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भाई ये जो कॉस्ट है ना, कितनी कॉस्ट है? 7745। इंडेक्स कॉस्ट नहीं, जस्ट कॉस्ट बताओ। 5000। 5000 कॉस्ट है। ये 5000 कॉस्ट जो है इसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू कितनी है? ये इंडिविजुअल वाली बात रिपीट हो रही है। कॉस्ट की 10,000। हाँ 10,000। हाँ 10,000। और ये 10,000 कॉस्ट कितने तरह के शेयर्स की कॉस्ट है? ऑर्डिनरी क्या कह रहे हैं सर, रिपीट करें जरा ये क्वेश्चन। जो 10,000 कॉस्ट है ये कितनी टाइप्स के शेयर्स की कॉस्ट है? टाइप के, हाँ 2 टाइप के। दो टाइप का नाम क्या क्या है? ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। आपने जो बेचे हैं वो कौन से बेचे हैं? ऑर्डिनरी। आपने क्या किया? सेल प्रोसीड्स ऑर्डिनरी शेयर्स, रेड लिमिटेड के ऑर्डिनरी शेयर्स आपने बेचे हैं। तो अब एक बात बताओ, ये जो ऊपर हमने ये जो पूल बनाया, ये जो हाईलाइट है, ये तो ब्लू लिमिटेड के शेयर्स हैं। और ब्लू के शेयर्स किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? रेड के रेड शेयर्स में। में। और वो एक कैटेगरी थी, ब्लू के जो शेयर्स थे उनकी कैटेगरी सिर्फ ऑर्डिनरी की थी। लेकिन जब वो रेड में कन्वर्ट हुए तो उनकी कैटेगरी ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस दोनों हो गई। ऐसा ही है। यस सर। अब देखिए ध्यान से, मैं बात करूंगा सिर्फ ऑर्डिनरी की क्योंकि मेरे को वर्किंग चाहिए सिर्फ ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी की मार्केट वैल्यू है कितनी? 8,000 सर। प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू है कितनी? 2,000। टोटल क्या हो गया? 10,000 हुआ। यस। अब मैं आपसे पूछूं कि यार जो ऑर्डिनरी शेयर हमारी कॉस्ट है वो है 5,000। वही फार्मूला जो हमने इंडिविजुअल में अप्लाई किया था। ऑर्डिनरी कॉस्ट है 5,000 जिसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू टोटल, ये जो टोटल कॉस्ट है ब्लू लिमिटेड के शेयर्स की, इसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 10,000। 10,000। ब्लू लिमिटेड के जो टोटल शेयर्स हमने खरीदे थे 5,000 के, उनकी मार्केट में आज वैल्यू हो गई है 10,000। और जो इसमें ऑर्डिनरी का पोर्शन है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 8। तो एक बात बताओ ना, उसकी मार्केट वैल्यू 8,000 हो गई है, तो मेरे पास जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट की एलोकेशन कितनी आई? 4,000। 4,000 आ गई। ये वही इंडिविजुअल वाला है। इंडिविजुअल की वीडियो में भी आपने देखा है, वही चीज है कि नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे नहीं बांटते हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जो मैं कहता था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जिस तरह एनआरवी मेथड यूज करते हैं, ये वही तरीका है। कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर है।
अब ये कंपनी है तो कॉस्ट को सिर्फ नहीं बांटना पड़ेगा, सिर्फ कॉस्ट को ही नहीं बांटना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट को भी बांटना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट की आज की तारीख में जो मार्केट वैल्यू है वो 10,000 है, और हमने जो चीज बेची है ऑर्डिनरी शेयर उसकी मार्केट वैल्यू 8,000 है। तो मेरे पास जो आंसर आता है, पोर्शन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट रिलेटेड टू ऑर्डिनरी शेयर्स, कितना आता है? जी कितना आता है? सर ये जरा दोबारा समझाएंगे जी किस तरह? सुने सुने, कॉस्ट का समझ आ गया 4,000 कैसे आया? यस सर। इंडेक्स कॉस्ट, टोटल इंडेक्स कॉस्ट बिलो लिमिटेड की कितनी है? 7745। इसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू क्या है? सर इसकी वैल्यू भी 10,000, उसकी वैल्यू भी 10,000। हाँ दोनों दोनों के लिए सेम देखो, मार्केट वैल्यू विल रिमेन सेम ना, वो कॉस्ट हो या इंडेक्स कॉस्ट हो, दोनों केस में मार्केट वैल्यू विल रिमेन सेम। तो जो 7745 की इंडेक्स कॉस्ट है आज की तारीख में, उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है। और जो पोर्शन, जो पार्ट मैंने बेचा है, जो शेयर्स मैंने सेल किए हैं वो है ऑर्डिनरी, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है? उनकी मार्केट वैल्यू है 8,000। तो इंडेक्स कॉस्ट की एलोकेशन एज पर, यानी यूं कह लो कि रेवेन्यू बेसिस यानी मार्केट वैल्यू बेसिस के ऊपर ऑर्डिनरी शेयर की इंडेक्स कॉस्ट की वैल्यूएशन या एलोकेशन कितनी आ गई? 6196। अब समझ आया? यस सर आगे सही। अब मैं आपसे पूछूंगा एक छोटी सी बात, ये पूल बनाया हुआ था ना आपने, ये देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं इस पुल को कहता हूँ ये पुल क्लोज हो गया, ये पुल यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज हो गया। बात समझ आई? पुल क्लोज क्यों हो गया? क्योंकि बिलो वो लिमिटेड शेयर्स जो है वो क्या हो गए? कन्वर्ट खत्म हो हो गया। गए। किसमें कन्वर्ट हुए? रेड पीएलसी क्यों कन्वर्ट हुए? टेक ओवर की वजह से। क्या था? सॉरी, टेक ओवर की वजह से। टेक ओवर या मर्जर व्हाटसोएवर, कुछ भी था। तो जो हो गए वो कितने शेयर हैं? ऑर्डिनरी शेयर आपको कितने मिल गए? 2,000 थे, वो 2,000 कितने में हो, कितने हो गए? देखो ऊपर, 4,000। 4,000 हो गए। तो जो 2,000 थे वो 4,000 हो गए, यानी पूल 4,000 शेयर्स पे चला गया। कॉस्ट की एलोकेशन कितनी की आपने? कॉस्ट की एलोकेशन कितनी की आपने नीचे अभी वर्किंग में? यस सर 4,000 और है। इंडेक्स कॉस्ट की एलोकेशन कितनी की? 6196। 619। ये कम क्यों हो गई? क्योंकि प्रेफरेंस का पोर्शन साइड लाइन हो गया। बात समझ आ रही है? यस सर समझा दिया। कि हम एलोकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि पूल जो है ना वो क्लोज होके रीओपन करना होता है। अब देखो, आप पूरी स्टोरी समझ आएगी। अब क्या समझ आएगी? पूरी स्टोरी समझ आएगी कि सर ये क्यों था, ये टुकड़े अब जोड़ो, ये हम ऐसा करते क्यों है। ये एक सवाल आता है ना कि सर ऐसा किया ही क्यों, करते कैसे? ये तो समझ आ गया, लेकिन क्यों, वाई? तो इसका जवाब यही है भाई कि देखो, पूल में से डिस्पोज ऑफ होना था, पूल बना, बनते बनते पूल का एक टाइम आया कि वो ब्लू के टोटल पे रुक गया, लेकिन अब ब्लू से वो रेड हो गया। तो ब्लू से रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? पूल को क्लोज करके रीओपन करना पड़ा, जिसकी वर्किंग का नाम है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसको हम इंडिविजुअल में भी करते थे, मार्केट वैल्यू की बेस पे कॉस्ट को एलोकेट करते थे। यहाँ शेयर्स फॉर कंपनी है, तो मार्केट वैल्यू की बेस पे सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, इंडेक्स कॉस्ट भी एलोकेट हो जाएगी। अब टेक ओवर के बाद कौन सा इवेंट आ रहा है? सेल उसके का। बाद सेल का सेल से पहले हमेशा क्या लगता है? इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन अलाउंस। और सेल वाला जो इंडेक्सेशन अलाउंस है वो दिसंबर 19 पे रुक जाता है, लेकिन कहाँ से लगेगा? जून 2002 से लगाओगे जो सबसे ऊपर है, यहाँ से लेके दिसंबर 17 पे रुकोगे, कि जुलाई 17 से दिसंबर 17 पे रुकोगे? जुलाई 17 से। क्यों? क्योंकि टेक ओवर इज ऑल्सो एन इवेंट, रीऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एन इवेंट। हमारे इवेंट पास क्या आएगा? फैक्टर 0 आएगा 0.09। आंसर 601। 0.019 आएगा ना।
तो कौन सी वाली बोल रहे हैं? जुलाई 17 से दिसंबर 7। दिसंबर का सही सही ठीक है सर, 0.019 इतना है ना, दिसंबर ठीक सर। 17 से आगे तो जा नहीं सकते। 117 या 118 आना चाहिए, चेक कीजिएगा। ये सर आए। टोटल हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है सर। एक बार बताओ, 6314 कितने शेयर्स की मार्केट वैल्यू है? 4000 की। इसने बेचे कितने? 2600 हाँ, बेचे सर। बेचे कितने? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं, ढूंढो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने बेचे। सर सारे ऑर्डिनरी बेच दिए हैं। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, मैं पढ़ता लिमिटेड हूँ। इन दिसंबर 2020 मेजर लिमिटेड सोल्ड ऑल, यानी जितने भी हों। अब वो 2000 से 4000 हो गए थे तो उसने सारे ऑल बेच दिए। तो 6314 ठीक है इज द सर। वैल्यू, इज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 4000 शेयर्स एंड ही सोल्ड ऑल, यानी 4 के 4000 शेयर्स ही सोल्ड। तो हमने इसकी कॉस्ट 6314 डाली और चार्जेबल गेन हमारे पास आ गया। कुछ पूछना है? नहीं सर। पक्की बात है? 1687। हाँ, यस सर क्लियर। पक्की यस बात। सर क्लियर है क्लियर। क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंपनी में जो ट्रिकी पार्ट है ना, वो यही है, इसलिए मैं यस बार बार पूछ रहा हूँ। ये कंपनी में जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो टेक ओवर और मर्जर है। शेयर के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इंडिविजुअल का आसान है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि पहले एक कंपनी के शेयर्स क्लोज होते हैं, फिर मार्केट वैल्यू पे एलोकेट होके नया पूल स्टार्ट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद। और कॉम क्या भूल जाती है? सेल से पहले का इंडेक्सेशन अलाउंस लगाना हर कोई भूलता है। तकरीबन स्टूडेंट सेल से पहले का इंडेक्सेशन अलाउंस लगाना भूल जाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। सेल से पहले का इंडेक्सेशन अलाउंस लाजमी 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 आपने लगाना है, ठीक है। ठीक है सर सही है। लास्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेशन टैक्स सीजीटी फॉर कंपनीज का, टेक ओवर एंड मर्जर्स। ए पार्ट आप मुझे करके देंगे, बी मैं कराऊंगा और हम फिर छुट्टी करेंगे। टेक योर टाइम। ठीक है सर। पीछे वाला आंसर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सामने रखो कि किस तरह से हुआ था, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, याद इतना जल्दी नहीं हो सकता। इसको स्क्रीनशॉट लो, सामने रखो, फॉर्मेट याद कर लो कि पहले पुराने शेयर्स के हिसाब से पूल बनेगा, इंडेक्सेशन अलाउंस लगेगा टेक ओवर से पहले, फिर एलोकेशन करके पूल को रीओपन करेंगे क्लोज करके, और फिर सेल से पहले का इंडेक्सेशन अलाउंस लगाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर ले लिए। अब इसको करके दिखाइए। कॉन्सर्ट लिमिटेड,
सर हेलो जी रानी, सर, हो गया? हो गया? यस सर। आंसर बताइए। 56253। 56253। एक सेकेंड। कॉन्सर्ट लिमिटेड है ना? यस सर। 56253 इज द करेक्ट आंसर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। थैंक यू सर। अब बी पार्ट है। बी पार्ट जरा पढ़ेंगे। यस सर, ये वो कैश कंसिडरेशन वाला सवाल है। आपको याद हो इंडिविजुअल में पढ़ा था कि जब कैश कंसिडरेशन होती है तो वो इमीडिएटली जितना Immediately, पैसा मिलता है वो सब्जेक्ट टू चार्ज हो जाता है। तो यस सर। सुनिएगा, a chargeable gain will arise on the cash element of the consideration same like individual, but you have to take indexation allowance into consideration. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसका एक्सप्लेन क्या करेंगे। If Concert Limited had received cash in July 2013, a chargeable gain would have arisen in the year December 2013 और इंडेक्सेशन अलाउंस निकलेगा, यानी जो कैश कंसिडरेशन है वो सबसे ऊपर, यानी सेल प्रोसीड इन कैश अमाउंट से शुरू होगा और इंडेक्स कॉस्ट हम लेंगे कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस। इंडेक्सेशन अलाउंस कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ रिसीविंग कैश तक का, यानी अप्रैल 2007 से जुलाई 2013 तक का हम इंडेक्सेशन अलाउंस निकाल लेंगे। तो ये है हमारे पास टोटल कहानी कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की। इसमें कोई क्वेश्चन रह गया, कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई? अब एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा, आपने बतानी है। हमने इंडिविजुअल में कितने रिलीफ पढ़े थे? 5 रिलीज करेंगे। 5 रिलीफ पढ़े थे। कौन कौन से? बिजनेस एसेट डिस्पोजल, इन्वेस्टर्स रिलीफ, एक एक रोल ओवर ऐसा ऐसा रिलीफ। एक। पहला बिजनेस क्या एसेट था? डिस्पोजल, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ। दूसरा? इन्वेस्टर्स रिलीफ, इन्वेस्टर रिलीफ। तीसरा? वो रोल ओवर रिलीफ, रोल ओवर रिलीफ। फिर फिर गिफ्ट गिफ्ट रिलीफ, रिलीफ और पीआरआर, पीआरआर और लेटिंग रिलीफ। लेटर। ठीक है, उसकी वीडियो नहीं भेजी सर आपने अभी तक। मैं देख लेता हूँ। कंपनी में चीज देखिए, इंडिविजुअल हो कंपनी हो, कंपनी का तो सेपरेट वर्किंग है, पूरा फॉर्मेट एनुअल एग्जामिशन का अलग है कंपनी का, सॉरी इंडिविजुअल का, और उसका रेट भी अलग है 10, 20 या 18 या 28%। कंपनी में ये टीटीपी का पार्ट होता है, एनुअल एग्जामिशन नहीं होती। इंडिविजुअल को अलाउंस नहीं मिलता, इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं मिलता, कंपनी को इंडेक्सेशन अलाउंस मिलता है। मैचिंग ऑर्डर इंडिविजुअल का है सेम डे फॉलोइंग 30 डेज, यानी बेचने के बाद के 30 दिन। और पूल, पूल में भी इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं होता। कंपनी का मैचिंग ऑर्डर है सेम डे, पिछले 9 दिन और पूल। लॉस जो होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करें तो फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आपको आता है कि पहले करंट ईयर का लॉस एडजस्ट हो रहा होता है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड आती है, फिर एनुअल एग्जामिशन और फिर पिछले साल का लॉस एडजस्ट होता है। कंपनी में भी पहले उसी साल का लॉस एडजस्ट होता है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड आती है और फिर पिछले साल का डायरेक्ट एडजस्ट हो जाता है। एनुअल एग्जामिशन क्योंकि यहाँ होती ही नहीं है, इसलिए लॉस एडजस्ट होने के बाद अगर कुछ बचता है तो टीटीपी में जाता है, वरना अगर नेगेटिव यानी लॉस ही ज्यादा है, गेन कम है, तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जितने रिलीफ हमने पढ़े, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, गिफ्ट रिलीफ, पीपीआर रिलीफ, पीआरआर रिलीफ, लेटिंग रिलीफ, इन्वेस्टर रिलीफ, ये सब के सब इंडिविजुअल में अप्लाई होते हैं। गिफ्ट रिलीफ वगैरह ये सारे कंपनी पे अप्लाई नहीं होते। रोल ओवर रिलीफ एक ऐसा रिलीफ है जो इंडिविजुअल और कंपनी दोनों पे अप्लाई होता है। किस तरह? सेम सेम। इंडिविजुअल में काफी डिटेल में मैंने रोल ओवर रिलीफ कराया है कि 100% होता है, बिजनेस यूज होना जरूरी है,
एसेट का बिजनेस एसेट होना ज़रूरी है, और फुल री इन्वेस्टमेंट हो तो 100% होता है, पार्शल री इन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेट यूज़ हो तो ये रिड्यूस होता है। ये सारा हमने किया है, सेम ही कंपनी में उसका रेप्लिका है, बस एक फ़र्क है। बिजनेस एसेट की डेफिनेशन इंडिविजुअल के लिए क्या है? हर एसेट जो बिजनेस में यूज़ हो रहा हो वो इंडिविजुअल के रोल ओवर रिलीफ के लिए हम डेफिनेशन जब रोल ओवर रिलीफ की इंडिविजुअल में करते हैं तो हर वो एसेट जो बिजनेस में यूज़ होता है वो बिजनेस एसेट या क्वालिफाइंग एसेट होता है, और उसमें गुडविल भी शामिल है। फॉर इंडिविजुअल जब हम रोल ओवर रिलीफ लगाते हैं तो गुडविल भी एक क्वालिफाइंग एसेट है। जब ये कंपनी के केस में हर एसेट जो बिजनेस में यूज़ होता है वो क्वालिफाइंग एसेट है, उस पर रोल ओवर रिलीफ मिलेगा। लेकिन गुडविल बिजनेस एसेट है, लेकिन कंपनी के केस में इसके बिजनेस एसेट होने के बावजूद भी इस पे रोल ओवर रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी इंडिविजुअल के लिए गुडविल इज अ बिजनेस एसेट सेम लाइक अदर एसेट्स यूज्ड इन ट्रेड, बट फॉर द कंपनीज एक्सेप्ट फॉर द गुडविल ऑल अदर एसेट्स यूज्ड इन ट्रेड जो हैं उन पे रोल ओवर रिलीफ होगा। इसी तरह आपका सीजीटी फॉर कंपनीज जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वैट वैल्यू एडेड टैक्स स्टार्ट करेंगे। सही सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।